नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। 31 मार्च तक सभी विभाग अपने लक्ष्य को पूरा करें। कलेक्टर ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक लेकर लंबित प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक ली है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने विभाग में सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्य की पूर्ति 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से करें। आने वाले लोकसभा के पहले मतदान केंद्रों को और बेहतर ढंग से व्यवस्थित करना सुनिश्चित करें। इस बार एसडीएम व्यक्तिगत रूप से अपने अपने अनुभाग में मतदान केंद्र देखें। आने वाले लोकसभा चुनाव में और बेहतर काम करने का प्रयास हम सब मिलकर करेंगे। मतदाता सूची में और अच्छा काम करने की जरूरत है। सभी विभाग अपने अपने लक्ष्यों को पूरा करें। हमारे पास 2-3 माह की शेष है। इन्हीं 2-3 माह में दिए गए लक्ष्य की पूर्ति करना है। इसके बाद तो हमें सबको लोकसभा चुनाव में जुटना है। कलेक्टर ने एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि बैंकों में प्राप्त प्रकरणों को शीघ्रता से स्वीकृत कराए। बैठक में उर्वरक की भी समीक्षा की है। विद्युत विभाग के अधिकारी को निर्देश दिया कि ट्रांसफार्मर आदि की व्यवस्थाओं में तेजी से काम करने पर जोर दिया जाए। हरसिद्धि, मंगलनाथ एवं काल भैरव में हो रहे निर्माण कार्यों में और बेहतर काम कराया जाए। कलेक्टर ने राजस्व विभाग की विभिन्न शाखाओं एवं विभागवार समयावधि पत्रों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई कर उनका समय सीमा में निराकरण किया जाए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ मृणाल मीणा, नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह, अपर कलेक्टर प्रीति यादव, यूडीए सीईओ एवं प्रशासक महाकाल संदीप सोनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं समस्त एसडीएम उपस्थित थे। ये एडमिनिस्ट्रेशन के किस प्रकार टीम मीटिंग ली? देखिए, आचार संहिता कल खत्म हो गई है। हमारे पास अब लगभग 3 महीने का समय है काम करने का, क्योंकि जो पुराने समय का जो अनुभव है पिछले लोकसभा चुनाव का, तो मार्च में आचार संहिता लगती है। तो और चूँकि फाइनेंशियल ईयर भी ख़त्म हो रहा है, 31 मार्च को ख़त्म होता है, बहुत सारी योजनाओं के टारगेट रहते हैं, समय कम है, इसलिए आज उन सबको लक्ष्य दिया गया है। अब इसकी वीकली मॉनिटरिंग करके लक्ष्य पूर्ति की जाएगी। महाकाल मंदिर के भी कुछ काम शेष हैं, उनको भी प्रारंभ कराया जाएगा और निश्चित तौर पे पूरा अमला फिर से चुनाव के पहले जो काम करने की गति थी उसमें आ जाएगा। विधानसभा चुनाव में जिले में निर्विघ्न एवं सुचारू मतदान और मतगणना के लिए कलेक्टर ने सभी का आभार व्यक्त किया है। विधानसभा निर्वाचन 2023 के शांतिपूर्ण मतदान और मतगणना के निर्विघ्न और सुचारू रूप से संपन्न होने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने मतगणना कार्य में संलग्न सभी पुलिस प्रशासन एवं मतगणना में संलग्न सभी अधिकारी कर्मचारियों, निर्वाचन प्रेक्षकों, मीडिया कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने मतगणना कार्य में संलग्न सभी अधिकारी कर्मचारियों के कार्य की सराहना की है। समस्त अधिकारी कर्मचारियों ने समन्वय एवं टीम वर्क के साथ धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न कराएं। इसके लिए सभी की प्रशंसा करते हुए सबको हार्दिक बधाई दी। इसी तरह सातों विधानसभा क्षेत्रों के आरओ की टीम ने भी बेहतर एवं सराहनीय कार्य किया। किन्हीं कारणवश अगर किसी से अपने दायित्व में हल्की गलती हुई है तो उसे और बेहतर करने पर ध्यान देना चाहिए। इसी तरह समस्त नोडल अधिकारियों को भी तारीफ करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान सौंपे गए दायित्वों का भलीभांति अच्छे से निर्वहन किया गया। उन्हें भी हार्दिक बधाई दी गई। स्वीप प्लान के अंतर्गत अच्छे काम के लिए मतदाताओं में जागरूकता आई और वोट प्रतिशत बढ़ा, उस टीम को भी बधाई दी गई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस तरह विधानसभा चुनाव टीम वर्क के साथ निर्विघ्न संपन्न कराने में अपनी अपनी महती भूमिका अदा की है, इसी तरह आने वाले लोकसभा चुनाव की संपन्न कराने में अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाए। शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुए, मतगणना संपन्न हुई, उसको लेकर किस प्रकार से आप मतदाताओं का धन्यवाद करें? देखिए, इस पूरे चुनाव में हमारे सामने एक चुनौती थी कि निर्बाध एवं शांतिपूर्ण मतदान हो और प्रक्रिया लोग इस तरह से काम करें कि बहुत ही सहजता से चुनाव संपन्न हो। और मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोग इस उद्देश्य में सफल हुए। जितने अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने अपना दायित्व बहुत बखूबी निभाया। पुलिस के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी थे उन्होंने मतदान के दिन, मतगणना के दिन और बाकी समय में भी कानून व्यवस्था की स्थिति को कंट्रोल में रखा। इसलिए जो घटना रहित चुनाव हुआ है और ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। इसके लिए पूरा शासकीय अमला, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी सब शामिल हैं। उनको इसका श्रेय उन सबको जाता है। लोकायुक्त ने जिला उज्जैन एवं जिला रतलाम के उपपंजीयक एवं शेमा पावर लिमिटेड के अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध रजिस्ट्री में शासन को नुकसान पहुंचाने का एफआईआर दर्ज किया है।
धार निवासी शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन अनिल विश्वकर्मा को शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि रतलाम, उज्जैन एवं धार जिले में पवन ऊर्जा का कार्य कर रही शेमा पावर लिमिटेड कंपनी एवं उसकी सहायक कंपनियों ने शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर 1% स्टाम्प ड्यूटी की चोरी कर शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। जांच के दौरान जिला पंजीयन कार्यालय उज्जैन एवं रतलाम, तहसीलदार रतलाम एवं बड़नगर तथा अक्षय ऊर्जा विभाग से विभिन्न जानकारियां प्राप्त की गई। जांच पर से पाया गया कि बड़नगर तहसील के ग्राम उबराड़िया, ग्राम भिड़ावत, ग्राम रुनीजा, ग्राम आमला, ग्राम जलोद संजर एवं ग्राम गजनी खेड़ी में शेमा पावर कंपनी द्वारा पवन चक्की लगाने हेतु किसानों से भूमि क्रय की गई एवं पवन चक्की लगाकर SBESS कंपनी को भूमि विक्रय की गई। SBESS कंपनी को विक्रय के दौरान शेमा पावर लिमिटेड द्वारा उपपंजीयकों से मिलकर खाली खेत के फोटो लगाकर रजिस्ट्री कराई गई तथा इस प्रकार पवन चक्की की लागत 1% स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तथा स्टाम्प शुल्क की चोरी की गई। प्रति पवन चक्की अनुमानित लागत 15.52 करोड़ रुपए आई है तथा इसका 1% अर्थात 15.52 लाख रुपए प्रति पवन चक्की स्टाम्प शुल्क की चोरी जांच पर से सिद्ध पाई गई। इस प्रकार उपरोक्त ग्रामों में प्रत्येक लोकेशन पर 15.52 लाख रुपए स्टाम्प शुल्क कम चुकाया गया, जो कि शासन को आर्थिक क्षति पहुंची है। इस पर प्रकरण दर्ज किया गया है। कंपनी और एक रजिस्ट्रार ऑफिस के कुछ लोगों पर प्रकरण दर्ज हुआ है, क्या पूरा मामला है? ये धार के श्री छोटू शास्त्री जी ने शिकायत की थी कि रतलाम, उज्जैन और धार जिले में करीब 121 पवन चक्कियाँ जो लगाई गई हैं, इनमें काफ़ी लोकेशन पे पवन चक्की लगाने के उपरांत भूमि की रजिस्ट्री कराई गई है तथा उसमें नियमानुसार पवन चक्की की लागत का 1% जो स्टाम्प शुल्क पंजीयन विभाग को वसूलना चाहिए था और इन कंपनियों को चुकाना चाहिए था, वो नहीं किया गया है, जिससे शासन को आर्थिक क्षति पहुंची है। इसमें प्रत्येक पवन चक्की की लागत लगभग 15.52 करोड़ आती है, जिसका 1% 15.52 लाख होता है। यानी कि प्रत्येक लोकेशन पर जो चोरी हुई है वो 15.52 लाख की हुई है। और ऐसी उज्जैन ज़िले में 6 गांव की लोकेशन और रतलाम ज़िले में 4 गांव की लोकेशन, यहाँ पर चोरी होने से उज्जैन ज़िले में पृथक से और रतलाम ज़िले में पृथक से 2 FIR दर्ज की गई हैं। इसमें जो कंपनी है या इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका है सर? इसमें 2 उपपंजीयक उज्जैन के हैं और 2 उपपंजीयक रतलाम के हैं तथा शेमा पावर लिमिटेड के मैनेजर और उसके डायरेक्टर और उसके अधिकृत कर्मचारी और एक SBESS कंपनी है उसके अधिकृत कर्मचारी, इन सभी को आरोपी बनाया गया। इधर पंजीयन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी के अनुसार समक्ष प्रस्तुत हुए दस्तावेज में दी गई लिखित के आधार पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क वसूला जाता है। यदि पक्षकार ने लिखित में कोई तथ्य छिपाया है तो यह जांच का विषय है, जिसकी प्रक्रिया स्टाम्प अधिनियम में दी गई है। हमारे द्वारा लिखित में वर्णित तथ्यों के आधार पर ही विधि अनुसार स्टाम्प ड्यूटी वसूली गई है। शासन को कोई राजस्व हानि कारित नहीं हुई है। किसी भी अन्वेषण एजेंसी के द्वारा FIR दर्ज करने के पूर्व विभागाध्यक्ष से पूर्व अनुमति ली जाने के संबंधित निर्देश शासन द्वारा पूर्व में ही दिए जा चुके हैं, जिसका पालन करना शेष है। अब से शहर में CNG चलित शवदाह गृह में हो सकेगा एक साथ 4 शवों का दाह संस्कार। महापौर द्वारा किया गया बटन दबाकर CNG शवदाह गृह का शुभारंभ। स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 1.5 करोड़ की लागत से नवनिर्मित CNG चलित शवदाह गृह यूनिट नगर निगम द्वारा संचालित चक्र तीर्थ पर लगाई गई है, जिसका शुभारंभ महापौर श्री मुकेश चटवाल द्वारा बटन दबाकर किया गया। इसके अंदर मात्र 1 रुपये शुल्क में शवों का दाह संस्कार किया जाएगा। CNG चलित शवदाह गृह की सुविधा उपलब्ध होने से पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा। इसके लिए 100 मीटर ऊंची चिमनी भी लगाई गई है। CNG चलित शवदाह गृह के शुभारंभ उपरांत महापौर द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि पूर्व में यहाँ विद्युत चलित यूनिट होती थी, जिससे बार बार तकनीकी खराबी भी आती थी, साथ ही वह पर्यावरण एवं वातावरण के लिए हानिकारक भी होती थी। उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सहयोग से 1.5 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर 3 नवीन यूनिट CNG गैस के शवदाह गृह बनाए गए हैं। इसी के साथ पूर्व में जो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट थी उसे भी CNG में परिवर्तित करते हुए नवनिर्मित किया गया है। इस प्रकार कुल 4 यूनिट CNG गैस पक्की हो गई है। यहाँ एक नया भवन और कर्मचारियों के लिए कार्यालय भी बनाया गया है। महापौर जी, गैस चलित शवदाह गृह में आज मशीन का शुभारंभ किया है, क्या क्या है इसमें? हमारे उज्जैन में चक्र तीर्थ पर आज हमने यहाँ पर CNG के द्वारा संचालित होने वाले शवगृह के 3 यूनिट का प्रारंभ किया है। यहाँ पे पूर्व में जो हमारी इलेक्ट्रिक की यूनिट और CNG की एक पहले से प्रारंभ है, उसके अतिरिक्त 3 यूनिट हमने और आज प्रारंभ की है।
उसको आने वाले समय की दृष्टिगत देखते हुए, पर्यावरण को देखते हुए ये CNG का हमने यूनिट प्रारंभ की है और यह मात्र 1 रुपये शुल्क में यहाँ पर दाह संस्कार हो सकता है। महिदपुर के कांग्रेस विधायक दिनेश जैन बॉस पर शासकीय कार्य सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जैन ने मतगणना के दौरान भाजपा प्रत्याशी से पूर्ण मतगणना का आवेदन छीनकर फाड़ने का प्रयास किया था। उज्जैन के महिदपुर विधानसभा से कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक दिनेश जैन बॉस के खिलाफ पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा समेत 3 धाराओं में केस दर्ज किया है। दिनेश जैन बॉस पर आरोप है कि उन्होंने 3 दिसंबर को इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर भाजपा प्रत्याशी बहादुर सिंह चौहान से पुनः मतगणना का आवेदन छीनकर फाड़ने का प्रयास किया था। ड्यूटी पर तैनात निर्वाचन अधिकारियों से भी कहा सुनी कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई थी। नानाखेड़ा पुलिस ने बताया कि महिदपुर SDM के निर्देश पर तहसीलदार नवीन चंद्र कुंभरकर ने थाने पर आवेदन दिया था। दिनेश जैन बॉस 990 मतों से ही विजयी हुए हैं। मतगणना के दिन इंजीनियरिंग कॉलेज मतगणना स्थल पर भाजपा प्रत्याशी व उनके बीच पुनः मतगणना को लेकर काफी नोकझोंक का विवाद हुआ। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने दोनों को अलग अलग स्थिति को संभाला। ASP गुरुशरण पाराशर ने बताया कि मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें थाना नानाखेड़ा में 213 विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई है, जिस पर से IPC की धाराओं में और RP एक्ट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी का मतगणना के दौरान दस्तावेज के साथ में छीना झपटी का प्रयास ऐसा उल्लेखित है। इस संबंध में अपराध पंजीबद्ध करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। जय श्री महाकाल। आप सभी शहरवासियों को माहेश्वरी नमकीन की ओर से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। इस बार दीपावली मनाइए उज्जैन के प्रसिद्ध माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयों के साथ। माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयाँ, स्वाद ऐसा जो सबके मन भाए, शुद्धता एवं स्वाद का अद्भुत संगम। माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयाँ ईट राइट अप्रूव RO वाटर से निर्मित शुद्ध एवं कम फैट में बना हुआ नमकीन, लेबोरेटरी टेस्ट क्वालिटी। और हाँ, माहेश्वरी नमकीन पर एक बार तेल के इस्तेमाल के बाद दोबारा जले हुए तेल का इस्तेमाल नहीं होता। नमकीन में 120 तरह की वैरायटियों का अद्भुत संगम, स्वाद ऐसा जो सबकी जुबान पर चढ़ जाए। माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयाँ होटल साईं पैलेस के पास, महाकाल वाणिज्य के सामने, नानाखेड़ा उज्जैन। माहेश्वरी नमकीन की एक और ब्रांच अमर सिंह मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। माहेश्वरी नमकीन आपसे निवेदन करता है कि राष्ट्रहित में मतदान अवश्य करें। मतदान आपका अधिकार है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। उज्जैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया टावर स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण।
भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा टावर स्थित भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित की गई। विधायक महेश परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी कांग्रेसियों ने यहां पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित कर माल्यार्पण किया है और उनके द्वारा विश्व का सबसे अच्छा जो संविधान बनाया गया है उसको सभी देशवासी पूर्ण रूप से बने। अभी देखने में आ रहा है कि बाबा साहेब द्वारा बनाए गए संविधान को थोड़ा मरोड़ा जा रहा है और संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, वह सरासर गलत है। उनके द्वारा बनाए गए संविधान को सभी को मानना चाहिए, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज बाबा साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर संविधान निर्माता और हमारे तो भगवान है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनका कारण ही हम सब लोग आज यहाँ इस मुकाम पे हैं। तो हम सब कांग्रेस पार्टी के साथियों ने मिलकर बाबा साहब के श्री चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित किए और आपके माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो बस पूरे विश्व का सबसे अच्छा संविधान हिंदुस्तान का उसका अमल हो। आज धीरे धीरे जो देश की सत्ता में बैठे वो लोग धीरे धीरे संविधान और बाबा साहब के जो बताए मार्ग को समाप्त करना चाहते हैं। कहीं न कहीं सभी लोगों को एकजुट होकर देशवासियों को संविधान बचाने की जरूरत है। यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान सबको समानता और एकता और सबको समानता का अधिकार जो बाबा साहब ने दिया था वो अधिकार कहीं न कहीं धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। तो बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि हम सब लोग बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को माने। 26,000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर 14 जनवरी को अयोध्या पहुंचने वाली अमृत महोत्सव यात्रा बुधवार को उज्जैन पहुंची, जहां टावर चौक पर महाआरती कर यात्रा में शामिल संतगणों का सम्मान किया गया। इस दौरान एक रथ भी यात्रा में चल रहा है जिसमें 75 नदियों का जल और रज समाहित है। रथ पर ही बड़े कलश के समीप 75 छोटे कलश स्थापित किए गए हैं। यात्रा का उद्देश्य राम भक्तों को आमंत्रण देने का है, जिसमें श्री राम लल्ला के मंदिर का जो भव्य निर्माण हुआ है उसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अयोध्या ट्रस्ट के गणों द्वारा की जाएगी। इस यात्रा में दक्षिण विधायक मोहन यादव, पूर्व मंत्री पारस जैन, महापौर मुकेश टटवाल से लेकर विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पांडे सहित तुलसीदास पुराहा मौजूद रहे। ये गुरु जी का 75 साल हो रहे हैं और ये अमृत कलश यात्रा है। पूरे भारत के तीर्थों में जाकर के भ्रमण करते दर्शन करते हुए रज और मिट्टी और वहाँ का जल लेके सब तीर्थों का फिर गुरु जी का अभिषेक होगा, राम जी की जय जयकार होगी। 14 तारीख को हमारी यात्रा पहुंचेगी। उसी दिन कथा है गुरु जी की। श्री जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य श्री 1000 श्री रामभद्राचार्य जी महाराज तुलसी पीठाधीश्वर, और जिनको पूरे भारत क्या पूरे विश्व में जानते हैं, ये तो हमारे आदरणीय परम पूजनीय और हमारे गुरु भाई युवराज जी, उनके संयोजन में ये सब श्री रामचंद्र जी महाराज, उनके संयोजन में उनकी कृपा से गुरुदेव के अथाह आशीर्वाद से ये सब कार्यक्रम चल रहा है। उसके पश्चात 14 से 22 तक कथा है। 22 को श्री राम जी के दर्शन होंगे। इस भव्य दिव्य कार्यक्रम में सबको आमंत्रित है। सबका कल्याण हो, मंगलमस्तु, जयस्तु, तेजस्तु, बुद्धिरस्तु, जय भारत, जय हिंद, अमर ज्योति अमर जवान। और बोलो क्या पूछना है माय डियर। कहाँ से आई ये बीकानेर से चलकर पूरे भारत में चलेगी। 26,000 किलोमीटर की यात्रा है। समस्त तीर्थों में जाएगी और वहाँ के दर्शन और जल अभिषेक सब गुरुदेव के कृपा से वहीं होगा अयोध्या धाम में। और ये बहुत बड़ा हमारे जीवन के इतिहास का 500 वर्ष का कार्यकाल हमने निकाला है। उसके बाद हमारे आपके सबके सामने ही उद्घाटन हो रहा है। ये बहुत बड़े हर्ष और खुशी का विषय है। आप सब लोगों को बहुत बहुत खुशियों की शुभकामनाएं देते हुए सबको अयोध्या धाम में आने का, दर्शन करने का सौभाग्य मिलने का अवसर मिल रहा है। सब आप आइए और सबका स्वागत है। जय श्री राम। जी आपका नाम? मेरा नाम राघवेंद्र दास है। गुरु जी का मैं निष्प्रिय अकिंचन कृपा पात्र हूँ। गुरुदेव की जय जयकार है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घर में घुसकर गोली मारने की आग राजस्थान से निकलकर पहुंची उज्जैन शहर में। राजपूत समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए राजस्थान सरकार का किया पुतला दहन। कल राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को राजस्थान में उनके घर में घुसकर कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और हथियारों को पकड़कर एनकाउंटर करने की मांग की जा रही है, जिसकी आग भड़ककर पूरे भारत में बड़ी तेजी से फैल रही है। उसका है एक नज़ारा उज्जैन में देखने को मिला टावर चौक पर, जो कि जिसमें बड़ी संख्या में राजपूत समाज के पुरुष व महिला
करनी सेवा की राष्ट्रीय अध्यक्ष के हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा पुतला दहन किया गया और उज्जैन कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन दिया गया। वह मीडिया के माध्यम से अपनी मांग रखते हुए बताया गया कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनका एनकाउंटर किया जाए और यदि ऐसा नहीं किया गया तो विरोध प्रदर्शन और रुद्र रूप में किया जाएगा और भारत बंद का आह्वान किया जाएगा, जिसमें कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो इसकी पूरी जवाबदारी सरकार की होगी। राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेडी, जो पूरे देश में राजपूत समाज का नेतृत्व करते थे, कल दोपहर में उनके घर में घुसकर अज्ञात हमलावरों ने उनकी हत्या कर दी, जिससे संपूर्ण देश के राजपूत समाज सर्व समाज में आक्रोश व्याप्त है। राजस्थान में लगातार प्रदर्शन जारी है। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी आज प्रदर्शन की शुरुआत हुई है। अगर अपराधियों का गिरफ्तार नहीं होता, उनका इनकाउंटर नहीं होता और प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आंदोलन और तेज होगा और पूरा प्रदेश बंद किया जाएगा। क्या लगता है कि राजस्थान सरकार का फेलियर है ये इनके अवगत कराने के बाद भी उनको सुरक्षा मुहैया? जी, ये बहुत बड़ा फेल्यूर है। इंटेलिजेंस ने जब सूचना दे दी थी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की जान को खतरा है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने उनको सुरक्षा नहीं दी। कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक साजिश की भी बू आ रही है, तो इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए और जो भी इसके पीछे उनको सजा मिलनी चाहिए। आज क्या करा आपने यहाँ पर? आज पुतला दहन किया गया राजस्थान प्रशासन का, साथ ही कलेक्ट्रेट साहब को ज्ञापन भी दिया जाएगा कि अगर आने वाले कुछ घंटों में इसका निराकरण नहीं होता है तो पूरा प्रदेश बंद किया जाएगा। टाटा द्वारा लापरवाही पूर्वक किए जा रहे खुदाई कार्य से नाराज महापौर ने कहा, कई बार पेनल्टी लगाई गई है लेकिन इस बार बड़ी कार्रवाई टाटा के खिलाफ की जाएगी। शहर में सीवरेज का काम टाटा कंपनी को दिया गया है, लेकिन समय सीमा से अधिक समय होने के बावजूद टाटा द्वारा धीमी गति से कार्य किया जा रहा है। यही कारण है कि आए दिन सड़क पर हादसे हुए हैं, जिनको लेकर नगर निगम ने टाटा कंपनी पर पेनल्टी भी लगाई है। महापौर ने अपने निरीक्षण के दौरान मीडिया से चर्चा में कहा कि टाटा का किस तरह से कार्य चल रहा है यह हमारी नजर में है। कई बार अनियमितता पाई गई है जिस पर पेनल्टी भी लगाई गई है। इस बार सख्त से टाटा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टाटा कंपनी ने बिना प्लान बनाए ही शहर को कई जगह से खोद दिया, जिस पर महापौर ने नाराजगी जताते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही है। मैंने पहले भी कहा और आज फिर आप लोगों को समझ के रहा हूँ कि टाटा के द्वारा अनियमितता बहुत ज़्यादा वापरी जा रही है और लापरवाही के साथ हमारे शहर को खोदा है और ऐसा लगता है कि बिना प्लानिंग से काम कर रहे हैं। जब से साल भर से हमारा बोर्ड बना है तो हमने विभिन्न पेनल्टी लगाई है, उस पर कार्रवाई की है और आने वाले समय में और हम बड़ी कार्रवाई करेंगे ताकि टाटा का काम व्यवस्थित होना चाहिए। टाटा के जो लोग हैं वो ऐसा कर रहे हैं जैसे कोई वो केवल उन्हीं का काम चल रहा हो, चाहे जहाँ बिना प्लानिंग से करते हैं उनको हमारी नज़र में है और जितनी पीड़ा आपको उतनी मुझे भी उसके लिए हम करेंगे। काल भैरव को भगवान शिव का रौद्र रूप माना जाता है। भैरव अष्टमी के अवसर पर भागसीपुरा स्थित 56 भैरव मंदिर में 1500 से अधिक सामग्री का भोग लगाकर महाआरती का आयोजन किया गया। भागसीपुरा क्षेत्र में 56 भोग भैरव मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए जाने वाले भोग सामग्रियों में शराब और सिगरेट भी शामिल होती है। 56 भैरव मंदिर के अनन्य भक्त नीरज देसाई ने बताया कि मंगलवार को भैरव अष्टमी के अवसर पर भगवान भैरवनाथ को शराब और सिगरेट सहित लगभग 1500 प्रकार के भोग चढ़ाए गए। भगवान भैरवनाथ को चढ़ाई जाने वाली मदिरा उज्जैन, इंदौर, गोवा और यहाँ तक कि विदेशों से भी लाई गई जाती है। भगवान भैरव को भोग चढ़ाने के बाद में उन्हें भक्तों में वितरित कर दिया जाता है। मान्यता है कि भैरव अष्टमी के अवसर पर बाबा भैरव की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भक्तों के रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं, इसलिए बड़ी संख्या में लोग यहां आते हैं और बाबा भैरवनाथ के सामने सिर झुकाते हैं। यहां कई ऐसे मंदिर हैं जिससे पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई है और इन्हें चमत्कारी कहा जाता है। मंदिरों में 56 भोग लगाए जाने की खबरें तो अक्सर ही सामने आती है, लेकिन उज्जैन में भैरवनाथ को लगाया जाने वाला ये भोग अपने आप में बहुत ही खास होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ये मंदिर 56 भैरव नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर में बाबा के 56 स्वरूप दर्शन देखने को मिलते हैं, जो सभी तांत्रिक क्रियाओं के लिए विशेष माने गए हैं। तंत्र क्रिया की साधना अघोरी व अघोर तांत्रिक क्रिया करते हैं। ये मंदिर में दुनिया भर से तांत्रिक भी सिद्धि हासिल करने के लिए आते हैं। बाबा के अनगिनत भगत तो है, यही भैरव मंदिर की विदेश में भी काफी तादाद में भक्त मौजूद है, जो प्रतिवर्ष अपनी ओर से विदेश से मानी हुई कंपनी की अपनी ओर से मदिरा भेजते हैं। इस बार भी विदेश के कई भक्तों ने अलग अलग देशों से 101 प्रकार की मदिरा बाबा को भोग के रूप में चढ़ाई है। यहाँ पे जो है 56 भोग का तो नाम है खाली, लेकिन कम से कम 3100 प्रकार के भोग के दर्शन है आज यहाँ पे। जो भैरव बाबा को जो जो चीज़ें पसंद होती है उसमें जैसे शराब है, भांग है, गांजा है, अफीम है, मुखवास है, तम्बाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, मिठाइयाँ है, ड्राई फ्रूट है, फल फ्रूट है। उसके बाद में बेकरी की कुछ आइटमें हैं, काफ़ी सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे विदेश से आई है। बाबा के भक्त विदेश में काफ़ी बैठे हुए हैं
वो वहाँ से विशेष रूप से बाबा के आज के दिन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें भिजवाते हैं, सब्जी और एक मीठा। साथ ही साथ में बाबा के जो बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो बहुत दूर दूर से आते हैं, भोपाल से आते हैं, कोई विदिशा से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, कोई पूना से आ रहा है, तो उनकी विशेष व्यवस्था के लिए खाली 100 जनों का ऊपर भोजन बाबा के मंदिर के ऊपर होता है। बाबा के बारे में मैं खाली एक ही बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे बाबा है तो मैं तो बोलूँगा सबसे बेस्ट है, लेकिन मैं आपसे ही बोलूँगा कि आप कुछ चीज़ यहाँ पे मांगना जरूर, आपको सहर्ष बाबा आराम से देंगे और मिलने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ आके खाली एक चोला चढ़ाना है। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।